अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इंक्रोचमेंट में बहुत बात हो रही है, पार्किंग में बहुत बात हो रही है, शहर के दीगर मसाइल पे बड़ी बात हो रही है। आज हम बात करेंगे हेल्थ पे, क्योंकि देखिए किसी भी कौम या किसी भी मुल्क की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, किसी भी माशरे की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनमें फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये तीन बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये बेसिक फोकस होते हैं, जो कि ये तीन चीज़ें होती हैं किसी भी माशरे की, किसी भी मुल्क की और किसी भी गवर्नमेंट के लिए। जो प्रायोरिटी होती है वो ये तीन चीज़ें ही होती हैं, जो उसकी आवाम की फलाह के लिए होती है और उसकी बहबूद के लिए होती है। ख़वातीन हज़रात, अब आप देख रहे हैं कि हेल्थ के मामलात को लेकर के हम कुछ खासुल खा इतने मतवज्जो नहीं हैं, हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। हालांकि बहुत ज़रूरी है हेल्थ पर बात करना और हेल्थ के इश्यूज़ पर बात करना, लेकिन इस बार जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ स्पेशली, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, वो अब बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। वो ये है कि मेरे पास एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि अब कोई भी फार्मेसी और कोई भी मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के अद्वियात नहीं बेच सकेगा। अगर किसी फार्मेसी पर या मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं होगा तो उसके खिलाफ जुर्माने होंगे, उसको बंद भी किया जाएगा, उसके लाइसेंस पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उस पर लागू होंगी और कोई भी बच नहीं पाएगा, ये आपको बता दिया जाए। अब हालात आई नो मुश्किल हैं, लेकिन अब ये प्रॉपरली हुकूमत इस पर काम कर रही है। ऑल्दो कि कानून पहले से था, लेकिन अब इस पर ज़रा जोर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट है मेरे पास, उसमें शामिल करते हैं, और इस रिपोर्ट के अंदर जनाब हमारी कंटेंट टीम लिखती है कि अब किराए का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, अब हर फार्मेसी पर फार्मासिस्ट लाजमी होगा। हर फार्मेसी पर जिसकी कैटेगरी लगी होगी उसकी मौजूदगी लाजमी करार दी जाएगी। लाइसेंस बेचने वाला दौर ख़त्म। पाकिस्तान में 90% मेडिकल स्टोर फार्मेसीज ने बी कैटेगरी और डी कैटेगरी के फार्मेसी की सनदें खरीद रखी हैं, जिसकी माहाना पेमेंट की जाती है। जिनकी सनदें हैं उनके नाम पर लाइसेंस बने हुए हैं, जबकि फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स पर वो काम नहीं करते। मालिक कोई और है, लेकिन काम किसी और से लिया जा रहा होता है, नाम किसी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ड्रग इंस्पेक्टर्स और हायर अथॉरिटीज़ अगर प्रॉपर चेक करें तो तकरीबन काफ़ी मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज बंद हो जाएंगी। अब हम आते हैं जनाब, थोड़ा बात करेंगे जाली अद्वियात पर। फैसलाबाद के शहर होशियार हो जाएं, क्योंकि फैसलाबाद मार्केट में जाली अद्वियात की भरमार है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, एंटीबायोटिक और जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर अद्वियात भी शामिल हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने जाली अद्वियात से मुतल्लिक निशानदेही कर दी है, और इन अद्वियात में मर्जपान, मर्ज विलियम, ब्रोमलेक्स, जायोनेक्स, लेजोपाम, आयोसेफ समेत दीगर अद्वियात शामिल हैं। मार्केट में सर्वे करने और मुतल्लिका बीच की अद्वियात उठाने की हिदायत जनाब कर दी गई है। थोड़ी तफसील में जाते हैं। जाली बगैर लाइसेंस सैकड़ों कंपनियों की तैयारशुदा अद्वियात फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सरेआम फरोख्त होने लगी हैं। मेडिसिन मार्केट में निशानदेही के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शहरियों और ताजर रहनुमाओं का हुकूमत पंजाब से जाली अद्वियात बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सैकड़ों जाली अद्वियात बनाने और बगैर लाइसेंस की कंपनियां काम कर रही हैं। ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद की मेडिसिन मार्केट चिनोट बाजार में तकरीबन फार्म 7 और बगैर लाइसेंस के 600 के करीब जाली अद्वियात फरोख्त हो रही हैं। इस सिलसिले में शहरियों और ताजरों का कहना है कि मार्केट में फरोख्त होने वाली अद्वियात की कई बार निशानदेही के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि मकामी महकमा हेल्थ समेत दीगर इदारों के अहलकार लाखों रुपए रिश्वत वसूल करते हैं, जिसकी वजह से जाली अद्वियात मार्केट में फरोख्त होती हैं। बाद में गली मोहल्लों में मौजूद स्टोरों पर फरोख्त होती हैं। ये कंपनियां आवाम को अद्वियात के नाम पर जहर फरोख्त कर रही हैं। जाली कंपनियों की जहरीली अद्वियात सेहत ठीक करने की बजाय इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। ख़वातीन हज़रात, ये एक रिपोर्ट है आज के प्रोग्राम के हवाले से। सो आइए आज के प्रोग्राम से रेलिवेंट लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जाली अद्वियात क्यों कर मार्केट में स्टिल अवेलेबल हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है, माफिया कौन है, किस तरह से इसका सद्देबाब किया जाए, और इसके साथ साथ जो फार्मासिस्ट हैं अब वो किस तरह से फार्मेसीज पर अवेलेबल हो सकते हैं। क्या फार्मेसी ओनर्स और जो मेडिकल स्टोर ओनर्स हैं, क्या वो इतनी इनकम जनरेट करते हैं कि अगर वो 24 घंटे के लिए भी काम करें तो 3 शिफ्टों में फार्मासिस्ट वहाँ पर अवेलेबल कर सकते हैं। क्या वो खुद से पढ़े लिखे हैं, क्या वो खुद से डिग्री होल्डर हैं, या वो सिर्फ एक मालिक हैं, फ्रेंचाइज ओनर हैं और आगे से उन्होंने अमला हायर किया हुआ है तनख्वाहों पर और अपना कारोबार चला रहे हैं। आइए तफसीलात की जाने जाते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार।
ख़वातीन हज़रात, पंजाब भर में और स्पेशली फैसलाबाद की बात करें तो फेक दवाइयाँ धड़ाधड़ बिक रही हैं और जो बग़ैर लाइसेंस कंपनीज़ हैं वो काम कर रही हैं और इनके ख़िलाफ़ महकमा सेहत जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, इसको कंट्रोल करने में अपना क्या किरदार अदा कर रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे मिस रज़िया सुल्ताना साहिबा से। आप ड्रग कंट्रोलर लालपुर टाउन फैसलाबाद हैं और ऑफ कोर्स ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर है और ये जो महकमा है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शहर फैसलाबाद में। तो मैडम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसके कंट्रोल और इसके रोकथाम के हवाले से। मैडम कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस, स्पेशली अगर हम चिनोट बाज़ार की बात करें तो मार्केट के अंदर तकरीबन 600 प्लस ऐसी, फिगर ऊपर नीचे हो सकता है बट 600 के अराउंड फिगर की हम बात करें तो ऐसी मेडिसिन हैं जो कि जाली हैं, फ़रोख्त हो रही हैं, कंपनियां वहां पर अपनी मेडिसिन बेच रही हैं और अभी तक इस मसले का हल नहीं निकला। मुझे काइंडली बताइए कि महकमा हेल्थ इस पर किस तरह से काम कर रहा है? अच्छा, ये जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि विदाउट मतलब जाली दवाइयाँ जो बिक रही हैं, इनलिस्टमेंट जो है ना फार्म 6 और 7 पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने 2 इस तरह की इनलीगल जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फार्म विदाउट फार्म 6-7 के जो है ना वो भी हमने रेड किए हैं और इसको एरेडिकेट करने के लिए, चाहे वो इनलीगल मैन्युफैक्चरिंग हो या उसकी सेलिंग वगैरह हो, उस पर हम मतलब जहाँ पे भी नज़र आती है हम उसका चलान कर देते हैं और उसको सीज़ कर देते हैं। ठीक है। और ऐसी कंपनियां जो बना रही हैं उनको हमने सीज़ किया हुआ है। अभी जो है 2 कंपनियां जो है हमने रिसेंटली की हुई हैं। ठीक है। अच्छा मैम, ये मसला तो काफ़ी देर से दरपेश है, मतलब 1 या 2 कंपनीज आप अगर मिसाल के तौर पर आप उस पर रेड कंडक्ट करती हैं या आप उनके खिलाफ एक्शन करती हैं तो 10 और खड़ी हो जाती हैं। इसका एक कंप्लीट मुझे प्रोसीजर बताइए कि ऐसा कौन सा ऐसा तरीकाकार है जहां से ये कंपनियां रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड भी हो रही हैं और अपनी अद्वियात भी मार्केट में बेच रही हैं और फार्मासिस्ट जो फार्मेसीज हैं वो खरीद भी रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मतलब वो वारंटी हम लोग चेक करते हैं। जिन चीज़ों की वारंटी होती है वो तो एक लीगल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, और बाकी इनलीगल जिनकी वारंटी नहीं होती है हम उनके सीज़ कर लेते हैं ना। और फिर कंपनियां हैं, मतलब अगर वो दूसरे नाम से बनाती है तो हम उसको भी मतलब जैसे ही वो रेकी हो कोई बताएं हमें। बल्कि ये हम लोग तो हर जो शहरी है ना पाकिस्तान का, जहाँ पे भी इस तरह की इनलीगल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सेलिंग हो रही है या स्टॉक मतलब पड़ा हुआ, उन्हें बताना चाहिए। हम जो है जिस वक्त भी हमें कॉल आएगी हम उन्हें जाकर चेक करेंगे। हम तो अपने तौर पे सब कुछ मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको रेडिकेट मुकम्मल तौर पे किया जाए, क्योंकि सबसे रूट कॉज का ख़त्म करना है। इलीगल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही है ना उसको ख़त्म कर दिया जाए तो आपके बाज़ारों में चीज़ आना बंद हो जाएगी। तो हम रूट कॉज की तरफ जा रहे हैं कि रूट कॉज को ख़त्म किया जाए। अच्छा मिस, इसमें देखिए कोई शिकायत सेल ज़रूर देखने वालों को भी बताइए, ऑफ कोर्स के होगा भी, बट देयर आर सो मेनी अदर पीपल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं भी पता होता कि कहाँ पे शिकायत दर्ज करानी है किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी फार्मेसी के अगेंस्ट कि जी यहाँ पर जाली दवाई मिल रही है या मैंने खाई और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो बजाय बेहतरी होने के बिगाड़ पैदा हुआ। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है मुतारफ़ किया है महकमा हेल्थ ने? इसमें ये होता है कि एप्लीकेशन जिसको मतलब शिकायत होती है ना, वो एप्लीकेशन की सूरत में अपनी आइडेंटिटी उस अपना आईडी कार्ड साथ लगा कर जो है ना वो सीएस साहब को मतलब वो देते हैं, सबमिट करवाते हैं, उनके थ्रू हमारे पास आते हैं। ठीक है। फिर हम लोग एक्शन लेते हैं। मिस, ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर। देखें आजकल का ज़माना तो डिजिटल का दौर है और आजकल तो तकरीबन जितने भी महकमे हैं वो अपना एक पोर्टल ज़रूर मुतारफ़ करा रहे हैं। कुछ को हमने सजेशन भी दी है कि आप अपना पोर्टल इंट्रोड्यूस कराएं जहाँ पर आप कॉल पे या मैसेज के थ्रू भी जो एप्लीकेंट है अगर वो नहीं भी आ सकता तो वो घर बैठे ही कॉल पे या मैसेज पे अपनी शिकायत दर्ज करा सके। नहीं, हमें इस तरह की आती है, जैसे ये लास्ट टाइम मतलब हमें ऊपर से मतलब वो आई है कि इत्तला मिली है कि इधर जाकर रेड वगैरह करें। जी। तो ये सेल कंप्लेंट्स तो मतलब किसी ना किसी सूरत में आती रहती हैं। ठीक है। तो सीओ के थ्रू भी आती हैं और वैसे भी मतलब व्हाट्सएप के थ्रू या वैसे मतलब कोई कॉल मतलब वो करे, लेकिन अथेंटिसिटी होनी चाहिए। Absolutely. ये नहीं है कि कंपेटिटर एक दूसरे को मतलब वो करने के लिए सम टाइम ये होता है ना कि जेलसी मैटर भी होते हैं, तो लोग ऐਵੇਂ मतलब दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए भी कर रहे होते हैं। आपकी जो खबर आई है ना, जो भी आप मतलब वो कर रहे हैं उसमें अथेंटिसिटी होनी चाहिए, तो मिस ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जी ठीक है। तो मिस आप किस तरह से क्रॉस चेक करती हैं? देखिए अब किसी की भी अगर आपको कॉल आती है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे किसी भी मामले के हवाले से, तो महकमा किस तरह से उस पर क्रॉस चेक करता है बिफोर रेड? ये है कि हम पहले अपने तौर पर सारा इन्वेस्टिगेट करवाते हैं मैटर। जी ठीक है। अगर वहाँ पर वाकई इस तरह की हो रही है, इलीगल कोई भी काम हो रहा है, देन हम लोग रेड कंडक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, आज के टॉपिक के हवाले से जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि जिस तरह से अब ये लॉ एंड तो पहले से ही था, कानून तो पहले से था कि हर मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर एक फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है, लाजिम है। लेकिन आपको पता है कि अब 90% के करीब ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बिजनेस किसी और का है, आगे से उन्होंने हायरिंग की हुई है स्टाफ की और अपना बिजनेस चला रहे हैं।
अब मुझे बताइए कि क्या ये जो 24 घंटे फार्मासिस्ट का फार्मेसी पर या मेडिकल स्टोर पर मौजूदगी आप किस तरह से कंफर्म करेंगी, और जहां पर अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं होगा तो आप एक्शन क्या करेंगे उसके अगेंस्ट? पहली सूरत में ये है कि अगर कोई भी बिज़नेस जो कर रहा है ना, वो फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी जो है ना वो 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स नहीं 12 आवर्स तो है ना, क्योंकि नाइट में तो अमूमन बंद हो जाते हैं जो होलसेल कुछ है मैम जो हॉस्पिटल से नजदीक होती हैं। तो बाकी जो है क्वालिफाइड अगर नहीं हो तो हम चलान कर देते हैं। जी ठीक है। और उसमें जुर्माना कितना होता है मैडम? जुर्माना सम टाइम तो वार्निंग हो जाती है, जुर्माना डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर ना, वो कोर्ट कितना इन लोगों को करती है। ठीक है, तो ये वार्निंग एक बार होगी, 2 बार होगी, ये 3 वार्निंग्स होगी, ये क्या लायामल होगा? जितनी बार भी एब्सेंट होगा क्वालिफाइड, उसका मतलब चलान हो जाएगा, चाहे वो 10 बार ही क्यों ना हो। ठीक है। अच्छा, मुझे अब इन दी एंड ये ज़रूर बताइए कि महकमा हेल्थ की प्रायोरिटीज़ में इस वक्त जो आप एक्शंस कर रही हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, इस पर प्रायोरिटी पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एंड से हो रही हैं? मेरी तो जो मतलब जो हमारे एंड पर तो ये है कि ना, जो भी मतलब एक ह्यूमन बीइंग्स है पाकिस्तानी जो है ना, उसको एक अच्छी और क्वालिटी मियारी मेडिसिन मिल सके विद वारंटी जो। ठीक है, ये है मेरा। ठीक है। और जो कंपनीज हैं इनको आप क्या मशवरा देंगी जो जाली अद्वियात बनाकर लोगों को जहर दे रही हैं? उनको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ना अब हम लोग उनके जो है ना ये शुरू हो चुके हैं रेड्स वगैरह हमारे इनलीगल जो है ना मैन्युफैक्चरिंग, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम पर जो लोगों को लूट रहे हैं ना लोग। जी। इस चीज़ के खिलाफ जो है ना अब हम खड़े हो गए इंशाल्लाह, जो है ना इसको हमने एरेडिकेट करना है कंप्लीट। आप काइंडली ज़रूर को ऐसा बताइए, लायामल स्पेशली सोल्यूशन दीजिए उन लोगों को जो एप्लीकेंट्स हैं, जो आपके पास शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, वो दूर दराज हैं और वो नहीं आ सकते। क्या कोई फ़ोन नंबर ऐसा को मुतारफ़ किया जा सकता है, या उन्हें फिजिकली आना पड़ेगा और एप्लीकेशन देनी पड़ेगी यहाँ पर महकमा हेल्थ में आके? बेहतर तो ये है कि ना, मैंने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन हो ना उसमें अथेंटिसिटी होनी चाहिए, कि जो एक वो इन्फॉर्मर है, एक उनसर होते हैं कि जेलसी सम टाइम जो होता है ना, कुछ भी नहीं होता जब हम जाकर चेक कर रहे होते हैं ना, वो एवं बिला वजह किसी को तंग करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। नहीं, ऐसा भी तो सम टाइम होता है कि उनका झगड़ा हुआ होता है, वो हमें एप्लीकेशन मतलब ऐसे ही वो करते हैं जी फलां यहाँ पर ना नशा बिक रहा है या गलत चीज़ हो रही है, हम जाते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होते हैं। तो अथेंटिसिटी होनी चाहिए कि आप अगर कोई मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो रही है कोई इस तरह से, तो आप एक एप्लीकेशन दें, अपनी आईडी दें कि मैंने ये सारा कुछ देखा है, एक एप्लीकेशन की सूरत में लेकर आए हम लोग, मतलब जाकर वो देख लेंगे। अच्छा, तो मिस क्या ऐसा मुमकिन है कि जिस तरह से लिंक्स होते हैं कंपनीज़ के महकमों के अंदर, महकमों के कंपनीज़ के अंदर, आपको पता है ब्लैक शिप्स तो हर महकमे के अंदर मौजूद होती है, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि आपके रेट से पहले जहाँ जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचती है, तो कोई ऐसा इन्फॉर्मर महकमे के अंदर भी मौजूद हों? ऐसे लोग तो होंगे जो इन्फॉर्म कर देते हैं कंपनीज को और चीज़ें हाइड हो जाती हैं और आप खाली हाथी वापस आ जाती हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, कि जितनी जगहों पे भी गए हैं मतलब ठीक ही रहा हमारा रेट वगैरह, जहाँ पर इलीगल मैन्युफैक्चरिंग है कामयाब रहा है। ठीक है, आवाम से क्या आप मुतवक्को हैं किस चीज़ पर, और उनसे क्या पैगाम लेना चाहेंगी? आवाम से भी यही है कि जहाँ पर मतलब आपको लगे कि मतलब गलत काम हो रहा है, सबसे पहले तो ये है कि ना आप जाएं, मतलब डॉक्टर ने जो ब्रांड्स वगैरह जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है कि वही आप लें। सम टाइम ये होता है कि एक कंपनी आपको ज़्यादा मतलब वो दे देती है, मार्जिन देती है, आप वो ना लें। आप जो हैं जो डॉक्टर ने लिख कर दिया है, या आपकी अपनी जजमेंट है कि ये अच्छी कंपनी, आप उनकी मेडिसिन लें। और बाकी जो है आवाम से ये है कि जहाँ पर देखें कि गलत काम हो रहा है, गलत मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इस सिलसिले में हमें इन्फॉर्म करें। ठीक है, ताकि हम जो है ना इस मिशन में जो है ना सबका मतलब वो कंट्रीब्यूशन हो जाए, और सब जो है ना इसको रेडिकेट करने की कोशिश करें। जो जहाँ पर भी इनलीगल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेलिंग मेडिसिन की हो रही है, हम उसको ख़त्म करें और आवाम को एक अच्छी मेडिसिन मिले। ठीक होगा, चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया खतीन हज़रात। मैडम की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहीं भी अगर आपको नज़र आता है जहाँ पर जाली अद्वियात बिक रही हैं, तो आप महकमे से रब्ता करें, फौरी तौर पर रेट भी कंडक्ट होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो भी डॉक्टर की जानिब से प्रिस्क्राइब्ड आपको मेडिसिन की जाती है, आप वही उस ब्रांड की ही मेडिसिन लें, और वो लोग जो आपको उसके ऑल्टरनेट में लोकल कंपनी के मेडिसिन देना चाहते हैं सिर्फ अपने इंसेंटिव के लिए, आप उसे तर्क कर दिया करें। आगे बढ़ते चीज़ शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, हर इदारे के अंदर काली भेड़ें मौजूद होती हैं जो उस इदारे का नाम ख़राब करती हैं, और उनकी वजह से आवाम के दिल से उस इदारे का डर ख़त्म हो जाता है, कोई अदब और लिहाज भी नहीं रहता। अब आप देखिए, जो काली भेड़ें हैं, जब तक वो मंजर आम पर नहीं आएंगी तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन लोग हैं इस खराबी के पीछे।
और ये जो जाली अद्वियात मार्केट में पेनिट्रेट करती हैं, मार्केट में पहुंचती हैं, तो ऑफ कोर्स वो ऐसे ही लोगों की सरपरस्ती में पहुंचती हैं और ये लोग उनको सेफ भी करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। सो आज के इस प्रोग्राम की वसातत से हम चाहते हैं कि हम एक पैगाम हुकूमत तक पहुंचाएं, हम इदारे के जो सरबराहान हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि मार्केट में ये जो मौत का बाज़ार गर्म है, जो लोगों की सेहत और ज़िंदगी के साथ जाली अद्वियात के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोका जाए, इस पर काम किया जाए। देखिए, ये मसला है जो कि गुज़श्ता कई सालों से है, अज़ल से है और स्टिल है, और अब तक इस पर जो इसका जो सद्देबाब नहीं किया गया, इस पर काबू नहीं पाया गया। सीओ साहब से भी मुलाकात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सर महकमा क्या काम कर रहा है, महकमा किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, ये जो जाली अद्वियात मार्केट में पहुंचती हैं क्यों कर पहुंचती हैं, अनरजिस्टर्ड कंपनियां किस तरह से जन्म लेती हैं, कैसे वो काम करती हैं, और उनकी अद्वियात लोकल मेडिकल स्टोर्स तक पहुंच कैसे जाती हैं, और वो फिर अद्वियात लोग सस्ते दामों खरीद भी रहे होते हैं और जो क्वालिटी की मेडिसिन है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, और लोग अपनी सेहत पर, अपनी ज़िंदगी पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मजबूर किया जाता है कि जो मेडिसिन वो लेना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है, हाँ उसके ऑल्टरनेट में ये मेडिसिन अवेलेबल है, आप ये वाली ख़रीदें। और गरीब लोग, गरीब गुरबा लोग जो कि नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, वो सस्ती दवाई खरीदते हैं और उससे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। सो आइए सीओ साहब से मुलाकात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये माजरा क्या है और ये मसला अब तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाया। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, फॉर्म 7 और बगैर लाइसेंस के अद्वियात जो मार्केट में बिक रही हैं, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका परमानेंट सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि महकमा अपने एंड से क्या क्या कार्रवाई कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। CEO हेल्थ जनाब असफंद यार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर से कीमती वक्त लिया। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए और ये बड़ा अहम टॉपिक है जिस पे आज आपने मौका दिया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कल्प्रेट्स हैं और माशरे के अंदर एक जहर जो है वो फैला रहे हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, जाली अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इन पे बिल्कुल जी हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और टाउन इंचार्जेस हैं वो कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। जहाँ भी हमें किसी भी सोर्स से इतला मिल जाए वो उस पर हम एक अपना हमने स्पेशल टीम बनाई हुई है जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड एक ज़ाहिर है वो डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़ेर सरपरस्ती काम करता है और उसकी जो सेक्रेटरी हैं वो एक फार्मासिस्ट हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स। और जहाँ भी किसी ऐसी हमें इलीगल मैन्युफैक्चरिंग की इतला मिले या ऐसा यूनिट जहाँ पे उनका लाइसेंस नहीं है या किसी का एक्सपायर हो गया, बिल्कुल उनको चेक किया जाता है। और इसमें हमने अभी इस साल में रिसेंटली कोई 4 से 5 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जो है वो सील किया है, उन पे FIRs दर्ज करवाई हैं और उन पे कार्रवाई की गई है। अच्छा सर, मुझे बताइए, देखें इसका जो मुकम्मल रोकथाम है, अब देखें कोई भी अपने घर में दुकान के अंदर अगर मेडिसिन बना रहा है, जब तक वो बाहर नहीं आएगी पता नहीं चलेगा, और ऐसे न जाने सैकड़ों लोग होंगे जिनकी जो भी रिपोर्ट नहीं होते, जो मंजर आम पर नहीं आते, जिनकी बात आवाम में नहीं फैलती है, जिनके बारे में पता नहीं चलता। लेकिन सर जो आइडेंटिफाई हो जाती हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं ये क्यों कर वो अद्वियात खरीदते हैं जबकि वो अनरजिस्टर्ड होती हैं, वो लोकल होती हैं, वो क्या पता वो जो चीज़ है वो एक्चुअल में ना हो और वो कहीं इंसानी सेहत और उसकी जान के लिए बायसे ख़तरा हो जाए। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम नुक्ता आपने उसकी अभी पॉइंट आउट किया है कि इसमें एक तो जितने भी फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर हैं या बड़ी फार्मेसीज़ हैं, वो बाउंड हैं कि वो रजिस्टर्ड जो यहाँ पे होल सेलर्स हैं या रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे वो सिर्फ स्टॉक वसूल कर सकते हैं। उसके अलावा किसी दूसरे ज़िले के डिस्ट्रीब्यूटर से भी वो स्टॉक नहीं मंगवा सकते, ये बाइंडिंग है एज़ पर रूल्स। और जब हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स किसी फार्मेसी का, मेडिकल स्टोर का विज़िट करते हैं तो वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं क्या इनके पास कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं है कि जो फैसलाबाद को सप्लाई नहीं होना था, गुजरांवाला का स्टॉक अगर फैसलाबाद में बिक रहा है, ये एक इलीगल एक्टिविटी है और उस पर कार्रवाई होती है। और इसके साथ साथ कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर जो कि बिल्कुल ही इलीगल चीज़ें से तरीके से कोई अद्वियात मैन्युफैक्चर करके अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं तो उनको भी हम रूटीन में, एक तो ये है कि सैम्पलिंग भी हम करते हैं, जहाँ भी ड्रग इंस्पेक्टर जाएंगे वो मुख्तलिफ अद्वियात के वहाँ से सैम्पल्स इकट्ठे करके लैब में भेजते हैं। लेकिन ये जो लोग जो जिस तरह आपने जिक्र किया कि अपने घर में, गली मोहल्लों में छोटे छोटे यूनिट्स लगा के इलीगल अद्वियात तैयार कर रहे हैं, ये ज़्यादातर जो है वो लोकल मार्केट में सप्लाई नहीं करते, ये दूसरे सूबों में सप्लाई करते हैं। यानी यहाँ से जो हमने जिन लोगों को पकड़ा, उन्होंने जो अपने सप्लाई ऑर्डर्स वहाँ से हमने रिकवर किए, वो ज़्यादातर KPK के थे, कोई सिंध के थे,
यानी वो लोकल मार्केट में उन्हें भी पता है कि यहाँ इतना आसानी से हम ये इस तरह का काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो दूर दराज के इलाकों में ये चीज़ें जो हैं वो सप्लाई करते हैं और वहाँ पे इनको भेज के वो ये जो है बिज़नेस अपना वो करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मैं इसी से रेलिवेंट एक बातों बातों में क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो है वो रेज हो रहा है। आपने देखा होगा गली मोहल्लों के अंदर जो अताई डॉक्टर्स होते हैं, न जाने वो डॉक्टर्स होते हैं या नहीं होते, उनके पास सर्टिफिकेशन होती है या नहीं होती, लेकिन उनके पास वो लाल पीली नीली दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो मकामी लोग होते हैं वो किसी बड़े डॉक्टर या किसी अच्छा डॉक्टर के पास जाने की बजाय या कोई ऐसी महंगी मेडिसिन जो मार्केट में ज़रा महंगी है वो लेने की बजाय उस पर इस्तेफादा करते हैं। मुझे बताइए, क्या वो मेडिसिन कारामद होती है? क्या वो ठीक होती है? क्या वो इंसानी सेहत के लिए ठीक रहती है या उसे तर्क करना चाहिए? जी, उसमें दो आपके सवाल के पहलू हैं। एक तो ये है कि क्या वो जो डॉक्टर है वो अगर क्वालिफाइड है भी या नहीं। तो इसको देखने के लिए जैसे मीडिया हमारे आंखें और कान हैं, ये बहुत से हमारे जो हैं वो मीडिया से रिलेटेड लोग भी वो कंप्लेंट्स करते रहते हैं गाहे बगाहे कि जी यहाँ पे ये अताई डॉक्टर हमारे गली मोहल्ले में बैठा है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और उन पे भी हम करते हैं। हमारे जो टाउन इंचार्ज या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं वो चूँकि एंटी क्वैकरी कैंपेन को एक रूटीन में उनका हिस्सा भी है, इसके साथ साथ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टीम्स भी मुख्तलिफ ज़िलों में आके वो अपनी कार्रवाइयाँ भी करती हैं। अब अगर किसी इंस्पेक्शन के दौरान हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये डॉक्टर नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही लोगों का इलाज मुआवजा कर रहा है और इसके फेक इसकी वो सारी हैं, तो वो उनके जो केसेस हैं वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में हम भिजवा देते हैं और उसके साथ साथ उनको सील भी किया जाता है उनके क्लिनिक्स को, उनके प्रेमिसेस को। और अगर इसके अलावा अगर कोई कार्य सरकार में कोई मुदाखलत करता है कि इंस्पेक्शन से रोकता है या कोई इस तरह की चीज़ हो तो उन पे फौजदारी मुकदमात में दर्ज किए जाते हैं। अच्छा सर, मैं एक बड़ा ही अहम नुक्ता उठाना चाहूँगा कि हर इदारे के अंदर कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक शीप्स भी होती हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की पुश्त बनाई भी कर रही होती हैं, सरपरस्ती भी कर रही होती हैं, फेवर्स भी दे रही होती हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर किस तरह से आप करते हैं? क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर ये कल्चर इतना परवान चढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स उसमें कहीं ना कहीं उनकी सरपरस्ती है, उनकी हेल्प आउट उनको किया जाता है, उनको सपोर्ट की जाती है। ऐसे लोगों को कैसे आप फाइंड आउट करते हैं? अब देखें, इसमें जो कोई इलीगल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है ना कोई भी बंदा, उसमें तो हम ये नहीं कह सकते। अब अगर किसी ने देखें एक घर किराए पे लिया है या उसका अपना है, नीचे उसकी फैमिली रह रही है, ऊपर उसने कोई ऐसा यूनिट लगा लिया है छोटा मोटा जिससे वो मुख्तलिफ अद्वियात तैयार कर रहा है, तो उसमें हम ये कह नहीं सकते कि विद सर्टेनिटी या विद श्योरिटी कि जी उसमें हमारा कोई बंदा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जैसे ही हमें कोई अगर उसमें इतला मिलेगी या इन्फॉर्मेशन होगी तो हम तो फ़ौरन उस पर कार्रवाई करेंगे। क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स काइंड ऑफ चीज़ को दी जाती है जब भी किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर को विजिट किया जाता है कि जी ये आपकी जो सर्वे होता है उसमें जनाब ये फार्मेसी या ये बिल्कुल क्लियर है, अप टू द मार्क है, अपडेटेड है, कोई एक्सपायरी दवाइयाँ नहीं पड़ी हुई, कोई जाली दवाइयाँ नहीं पड़ी हुई, ऐसी कोई सर्टिफिकेशन आप मंथली, वीकली या ईयरली कोई ऐसी इन फार्मेसीज को देते हैं? नहीं, जितनी भी फार्मेसीज या मेडिकल स्टोर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं वो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। जी ठीक है। और लाइसेंस जो है ज़ाहिर है एक प्रोसेस के ज़रिए ही जारी किया जाता है। उसकी पहले इंस्पेक्शन होती है, उसके सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं उसकी वो सारी पूरी करके लवाजमात फिर हम प्रोविंशियल ऑफिस में भेजते हैं और एक प्रोविंशियल ऑफिस के ज़रिए एक ऑनलाइन मैकेनिज़्म है, उसको कहीं भी वेरीफाई किया जा सकता है सिर्फ उसका जो बार कोड है उसको एंटर करने से। तो अब इसके साथ साथ अगर उसका 2 साल का लाइसेंस है, उसके बाद जब वो एक्सपायर होने वाला टाइम उसका आएगा तो उसको रिन्यू करवाने के लिए फर्दर उसको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और कंप्लीट प्रोसेस और फिर दोबारा से उसका प्रोसेस होगा साल बाद या 2 साल बाद या जितना, अगर 5 साल का उसका लाइसेंस है तो उसके बाद उसको सारे उसी प्रोसेस से दोबारा गुजरना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो हमारी रैंडम इंस्पेक्शंस हैं जो कि ड्रग इंस्पेक्टर्स करते हैं रूटीन में, तो उस इंस्पेक्शंस के दौरान भी वो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि अगर कोई एक्सपायर्ड ड्रग तो नहीं है, कोई अनरजिस्टर्ड ड्रग्स तो नहीं है, कोई स्पूरियस ड्रग्स तो नहीं मिल रही, या कोई ऐसी अद्वियात जिनके वो नमूने लेके भेजते हैं हम फॉर्म 4 पे कलेक्ट करके ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजते हैं। फिर लैब से जो रिपोर्ट आती है फिर उसके मुताबिक फिर DQCB जो है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, वो वहाँ पे केसेस उनके आते हैं और उनके फिर
वहाँ देख के फिर हम उनको फर्दर जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए ड्रग कोर्ट में भी भेजे जाते हैं। और कोई 1 अरब रुपए से ज़ायद जुर्माना जो है वो 2024 में जो है ड्रग कोर्ट फैसलाबाद ने किया, और ये तारीख़ में इतना जुर्माना आज तक नहीं हुआ। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा सर, इससे पहले कि ब्रेक की जानिब जाएं, एक अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा आप जानते हैं कि अब ये एक लॉ तो पहले से था, कानून था कि फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है हर फार्मेसी के ऊपर, हर मेडिकल स्टोर के ऊपर, लेकिन इस पर कोई ख़ास नहीं नज़रसानी की गई। अब दोबारा से इस पर तवज्जो दी जा रही है। अब मुझे बताएंगे कि इस टाइम जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कितने फार्मासिस्ट डिप्लॉय हुए हुए हैं, और असल रिक्वायरमेंट कितनी है, या अप टू द रिक्वायरमेंट है, या रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन लोग कम है? काइंडली ज़रा फिगर दीजिएगा। जी, अगर हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फैसलाबाद की मैं बात करूं तो मेरे पास 2 DHQ लेवल हॉस्पिटल्स हैं फैसलाबाद में, और 5 हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं। उनमें जो फार्मासिस्ट की जो हमारी टोटल जो सैंक्शनड हुई हुई पोस्ट हैं वो हैं 22, और उनमें से 17 लोग हमारे पोस्टेड हैं, और अभी 5 सीट्स फार्मासिस्ट की हमारी खाली हैं, जिसमें तांदयावाला में हमारे पास जो THQ हॉस्पिटल है वहाँ पे हमारी ज़्यादा सीट्स खाली हैं। ठीक है। अच्छा सर, कितने बेड्स के ऊपर एक फार्मासिस्ट का होना मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम? जी, जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं ना जी, ये अमूमन 50 से 60 बेड्स से लेके 120 बेड्स तक का ये हॉस्पिटल होता है तहसील हेडक्वार्टर लेवल का। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दी पॉपुलेशन कि उस तहसील की कितनी आबादी है, और उस पे 5 सीट्स हैं हर THQ पे जो सैंक्शनड हैं गवर्नमेंट की जानिब से। 100 बेड्स पर फार्मासिस्ट? 5। अच्छा, ठीक है। 5 फार्मासिस्ट, ठीक है। एक यानी तहसील हेडक्वार्टर पे सैंक्शन है। ठीक है। तो इसी तरह जो DHQs हैं वहाँ पे 5 से ज़्यादा भी हैं, कहीं पे 7 हैं, तो वो भी डिपेंडिंग अपॉन, चूँकि DHQ हॉस्पिटल हमारा जो है 120 बेड से लेके 500-600 बेड्स तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, और फिर उनकी उसके मुताबिक उनकी सैंक्शन पोस्ट। ठीक हो गया सर, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, कुछ कन्फ्यूजन भी था कि क्या होगा फार्मासिस्ट के हवाले से। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत शुक्रिया। आइए जी खबरें साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में मज़ीद से शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, ये बात बहुत पुरानी है, मतलब ये रूल तो जब से फार्मेसीज एग्जिस्ट करती हैं, जब से मेडिकल स्टोर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये तो तभी से कानून लागू है कि वहाँ पर फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। लेकिन अब इस बार दोबारा से शायद एक रिमाइंडर है, एक दोबारा से तवज्जो दी जा रही है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से जब तक इस पर कंप्लीट अब काम नहीं होगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि अब हज़ारों की तादाद में हर शहर के अंदर मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ हैं, और इस पर कुछ पेचीदगियाँ भी हैं इस मसले में कि जी फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है, इसमें कुछ मसाइल भी हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ तमीज़ साहब मौजूद हैं, चेयरमैन फार्मास्यूटिकल फैसलाबाद। आपसे हम हमेशा स्पेशली जब भी मेडिसिन से रिलेटेड या ऐसे मसाइल जब हम फेस करते हैं या कुछ ऐसे मसाइल में बात करते हैं, तो तमीज़ साहब की रहनुमाई बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। सर, कैसे ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ सर जी। अब किराए के सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, अब प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगी जिस फार्मासिस्ट के पास या जिस फार्मेसी में, तो वो काम भी कर पाएंगे, अपना कारोबार भी चला पाएंगे, वरना वो फार्मेसी बंद कर दी जाएगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले जैसा कि आपने इंट्रो में वो किया कि फार्मेसी के हवाले से क्या वहाँ पे जो क्वालिफाइड पर्सन है उनकी मौजूदगी ज़रूरी होगी, तो ये मौजूदगी का जो कानून है ये तो डे 1 से जब से मेडिकल स्टोर्स बनने शुरू हुए हैं, तो पुरानी जब इसकी हम हिस्ट्री देखें तो शुरू में यहाँ पे कैटेगरी C होती थी और एक डिस्पेंसर क्लास होती थी, उसके ऊपर जो लाइसेंस है वो इशू हुआ करते थे। उस वक्त चंद गिनती के मेडिकल स्टोर्स होते थे और जो क्वालिफाइड पर्सन है वो भी अवेलेबल नहीं होते थे, बल्कि फार्मासिस्ट तो उस दौर में ना होने के बराबर होते थे। पूरे शहर में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में कह लें कि एक फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर होता था। अब तो माशाल्लाह हमारे शहर में मेरा ख्याल 8 के करीब ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, हर टाउन का एक एक अलहदा से है। फैसलाबाद शहर के अंदर 4 हैं और 4 बाहर के टाउनों में हैं। और इसी तरह अब तो हॉस्पिटल्स में भी किसी हॉस्पिटल में 6, 7, 8, 10 तक फार्मासिस्ट जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि अब उनकी तादाद पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। तो कैटेगरी C के बाद जब फर्दर इसको चंद सालों के बाद अपग्रेड करने का मरहला आया, तो उन्होंने फिर उसका एक आगे डिप्लोमा कोर्स होता था कैटेगरी B का। पंजाब फार्मेसी काउंसिल वो डिप्लोमा करवाती थी, और उसमें जो लोग कैटेगरी C में रजिस्टर्ड होते थे वो 2 साल के बाद एलिजिबल होते थे उस डिप्लोमा का एग्ज़ाम देने के लिए, और वो डिप्लोमा का एग्ज़ाम क्लियर करके
तो उनको कैटेगरी बी का डिप्लोमा मिल जाया करता था और वो कैटेगरी बी के ऊपर जो मेडिकल स्टोर बनाने की इजाज़त थी और उस पर वो लाइसेंस इशू हुआ करता था। तो आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो 90% जो मेडिकल स्टोर्स थे वो कैटेगरी बी के ऊपर ही चल रहे थे और जो कैटेगरी बी के डिप्लोमा होल्डर थे वही उनको सुपरवाइज। सर क्या ये कंडीशन अभी भी सेम है? नहीं, तो उसके बाद फिर फर्दर ये 2007 में या 13-14 में शायद, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, कोई 10-12 साल पहले नए ड्रग रूल्स बने, उसमें फिर फर्दर अपग्रेडेशन जो है, ज़ाहिर वक्त के साथ साथ हर चीज़ को जैसे अपग्रेड किया जाता है और हमारे जो फार्मेसी जो चेन थी या फार्मेसीज़ जो थी इनको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत तो थी। तो गवर्नमेंट ने फिर इसको फर्दर कैटेगराइज करके लाइसेंसेस जो थे उनकी तादाद वो चेंज कर दी और उसमें जो पहले लाइसेंस बनते थे उनको चेंज करके अब 9 नंबर जो लाइसेंस है वो फार्मेसी के लिए इशू होता है और 10 नंबर लाइसेंस मेडिकल स्टोर के लिए इशू होता है और 11 नंबर लाइसेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के लिए, जो लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं उनको 11 नंबर का जो लाइसेंस है वो लेना पड़ता है। 9 नंबर लाइसेंस और 11 नंबर लाइसेंस के लिए आपको कैटेगरी ए होल्डर जो बंदा है, यानी कि जो फार्मासिस्ट है आजकल, पहले वो बी फार्मासिस्ट होते थे लेकिन अब वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डी फार्म जो हैं उनका जो लाइसेंस है, उनकी डिग्री होल्डर होना किसी बंदे का ज़रूरी है कि वो वहाँ पे मेडिसिन की जो सेल्स हैं और या परचेजेस हैं उनको सुपरवाइज़ करे और उसकी निगरानी में वो सारा काम हो। और उसके नीचे जो एक और कैटेगरी मेडिकल स्टोर्स की है वो कैटेगरी बी के जो डिप्लोमा होल्डर जो पहले लाइसेंस जो जिनको मिला करते थे उनको भी अब अलाउड हैं वो भी कैटेगरी बी का लाइसेंस लेकर तो मेडिकल स्टोर्स चला सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक थोड़ी सी पाबंदियां हैं कि कुछ एक मेडिसिन्स की लिस्ट गवर्नमेंट ने बनाई हुई है शेड्यूल जी के रेफरेंस से। तो शेड्यूल जी में जो अद्वियात आती हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें कुछ वैक्सीन्स हैं, कुछ एंटी टीबी हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी कम हैं लेकिन हैं, उसमें कुछ और ऐसी आइटम्स भी हैं कि जो शेड्यूल जी में आती हैं। तो कैटेगरी बी वाले जो डिप्लोमा होल्डर वो लाइसेंस होल्डर हैं उनके पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होता है, तो वो उस लिस्ट में जो अद्वियात आती हैं वो सेल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो बाकी दवाइयाँ हैं वो परचेज़ भी कर सकते हैं और उसकी सेल भी जो है वो कर सकते हैं। मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, मुझे ज़रा बताइएगा कि मुझे जो लगता है या जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, आप भी इसमें ज़रूर ऐड ऑन करें कि फैसलाबाद शहर में हम फैसलाबाद की बात करते हैं तो फैसलाबाद में कितने % मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ ऐसी हैं कि जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट पढ़ाई करने के बाद, मेडिकल पढ़ने के बाद जिन्होंने अपनी फार्मेसीज़ या मेडिकल स्टोर्स डालें, और कितने % वो लोग हैं जो कारोबार चला रहे हैं और आगे से उन्होंने फार्मासिस्ट और लोगों को हायर किया हुआ है जो उनका कारोबार चला रहे हैं? अगर तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, और ये यकीनन इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा जो मैं फ़िगर आपको दूंगा, कि अगर तो वो लोग जो सेल्फ़ क्वालिफाइड हैं जिन्होंने बी फार्मेसी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद ख़ुद अपना मेडिकल स्टोर्स खोला हो, तो वो मेरा ख्याल है उनकी तादाद 5% से ज़्यादा नहीं होगी। 100 में से सिर्फ 5% जो खुद क्वालिफाइड हों और वो मेडिकल स्टोर के जो ओनर भी वो खुद हों। बाकी 95% जो मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस जो चल रहे हैं उनके मालकान और हैं और उन्होंने फार्मासिस्ट को हायर किया हुआ है, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए किया हुआ है या फुल टाइम के लिए या वो एक शिफ्ट के लिए किया हुआ है। लेकिन जो 95% जो फार्मेसी का जो बिज़नेस है वो फार्मासिस्ट ख़ुद उसके ओनर नहीं हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ख़ातिन हज़रात, अब जो आने वाले वक्त के जितने भी बिज़नेस करने वाले लोग हैं, स्पेशली फार्मेसी का अगर आपने बिज़नेस करना है तो या तो आप ख़ुद डिग्री होल्डर हो जाएं या फिर आप एटलीस्ट जो 3 शिफ्टों के लिए फार्मासिस्ट हायर करें जो हर वक्त वहाँ पर मौजूद हों, फिर ही आप अपना बिज़नेस आगे कर पाएंगे, वरना आपके लिए मुश्किल होगी। ब्रेक की जान जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। अभी प्रोग्राम के हम इस हिस्से में
जिस फार्मासिस्ट की बात हो रही है, आप उस हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रुबीना अख्तर साहिबा हैं, आप सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोलर हैं एंड एज वेल एज आप फार्मासिस्ट भी हैं। तो एक फार्मासिस्ट की क्या जिम्मेदारी होती है, इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा मिस, देखें अभी हम जैसे कि आपने देखा है कि हम बात कर रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट है उसकी मौजूदगी ज़रूरी है, जो क्वालिफाइड है, जो सर्टिफाइड है, ठीक है, इस वाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे काइंडली ये बताइए, बीइंग फार्मासिस्ट कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि उसमें पूरी करनी होती हैं इन द फार्मेसी? अच्छा, देखिए देयर आर डिफरेंट स्फेयर्स जहाँ पे फार्मासिस्ट जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। अगर आप हॉस्पिटल, हमारे डिफरेंट रोल्स होते हैं। अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर रहे हैं तो आपके डिफरेंट रोल्स हैं, जिस तरह हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हम एम्प्लॉय होते हैं। दूसरा हमारा ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पे वो डिफरेंट प्रोसीजर्स को एनालिस एज करते हैं। उसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रीज़ के अगर प्राइवेट सेटअप में देखें तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के अंदर वो काम कर रहे होते हैं। और सिमिलरली अब जहाँ पे जिस तरह हम डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में काम करें, हमारे कोलीग्स हैं वो एज अ ड्रग इंस्पेक्टर फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो बीइंग अब इस पर्टिकुलर फेज़ के अंदर जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स और मी माई सेल्फ, तो ये हमारे इंस्पेक्टर्स जो हैं, जिस अभी हमने बात कर रहे थे कि हमारी रिटेल फार्मेसीज़ हैं जहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन की प्रेजेंस ज़रूरी है, हमारे इंस्पेक्टर्स जिसको इंश्योर करते हैं। इन केस बाय लॉ तो हमारे जो भी हमारे प्रेमिसेस हैं, चाहे वो फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, क्वालिफाइड पर्सन शुड बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। और हमारे इंस्पेक्टर्स रूटीन में इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। इन केस अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन फाइंड आउट होती है या इवन अगर क्वालिफाइड पर्सन एब्सेंट होते हैं वहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट एज पर लॉ उनके चालान किए जाते हैं। ठीक है। एंड दैट केस इज फॉरवर्डेड टू डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड एंड बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ दिस बोर्ड, दैट केस इज पुट अप इन एवरी मंथ। जो है हमारी मीटिंग होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीसी साहब। ठीक है। उसके अंदर हम ये केस पुट अप करते हैं, मतलब दैट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केस। अगर वो अपना जो एक्यूज जो है अपने ऑफेंसेस को रिमूव करके अपने रिकॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इंश्योर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये कॉन्ट्रावेंशंस नहीं होंगी, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर उसको वॉर्न भी किया जा सकता है, प्रोसिक्यूट भी होता है और केस फिर वो ड्रग कोर्ट में। अच्छा मिस, जो रिटेल रोल ऑफ रिटेल फार्मासिस्ट है, जी थोड़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि ये एक तो ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्टिव एक जॉब है, एक रोल है, ठीक है, और फार्मेसीज के अंदर इसका एक बड़ा अहम किरदार है। मुझे काइंडली वो रोल थोड़ा देखने वालों को बताइए, क्योंकि देखने वालों को भी पता हो कि अगर एक फार्मासिस्ट बैठा हुआ है किसी फार्मेसी के अंदर तो उन्होंने उससे क्या चीज़ पूछनी है, क्या उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, या उसका रोल क्या है, ताकि लोगों के लिए जरा वो हेल्प आउट हो सके। जी बिल्कुल। देखिए, प्रेजेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन जो है ना वो लीड करता है आपके जो फर्दर कॉन्ट्रावेंशन होती है उसको वो रोकता है, ठीक है। आपका क्वालिफाइड पर्सन प्रेजेंट होगा तो डिफरेंट चीज़ें, अगर हम अपने चलान देखते हैं तो होता है क्वालिफाइड पर्सन एब्सेंट नहीं है, सेल परचेज का रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, इनवॉइस वारंटीज नहीं होती, स्टोरेज कंडीशन जो मेन चीज़ होती है जिस पे आपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे मेडिसिन को स्टोर करना होता है, दैट आर ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। अगर एक क्वालिफाइड पर्सन वहाँ पे मौजूद होगा वो आपको इंश्योर करेगा कि ये मेडिसिन आपने इसको फ्रिज में करना है, ठीक है। इवन अगर जी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर जो है वो आपने इसको वो बताएगा कि आपने ये गलत किया, आपने इस पर्टिकुलर आइटम को इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो पेशेंट की काउंसलिंग होती है, आप वो मरीज़ को बताएगा कि आपने ये मेडिसिन आपने कितने टाइम पे लेनी है, आपको उसको डायरेक्ट करेगा कि आपने इसको आपने इतने ड्यूरेशन में लेनी है, आपने इसको पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, फूड के साथ लेनी है या एम्प्टी स्टमक। जी बिल्कुल, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो वो इतना प्रॉपर गाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये बीइंग फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ये फार्मासिस्ट का रोल बनता है कि आप वो प्रॉपरली इसको गाइड करें अपने पेशेंट को, कि वो उसको काउंसिल करें कि ये मेडिसिन आपने किस तरह लेनी है ताकि उसका डिजायर्ड आउटकम जो है वो मरीज़ को मिले। अच्छा मिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर इस ब्रेक के जाने जाएंगे। देखें, जब आप कोई भी मरीज अपनी कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर के जाता है, एक तो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड होती है, एक जो लोग हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं, तो क्या ये भी जिम्मेदारी फार्मेसी की बनती है कि अगर तो ऐसी दवाई जिसके अंदर स्लीप ओवर डोज ज़्यादा एडेड है, लोग ज़्यादा रिक्वायर करते हैं, तो वो उसे तरक कर सकता है, उसको रोक सकता है, ये उसकी जिम्मेदारी में शामिल है? बिल्कुल, ऐसी जिम्मेदारी में शामिल है। देखते हैं, देयर आर सर्टेन ड्रग्स जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपका मेंटेन होना है, आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को रिटेन करना है अपने पास, उसके अगेंस्ट आपने मेडिसिन डिस्पेंस करनी है। अगर हमारे पास मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता, उनका चलान होता है, एज पर लॉ उनको जब प्रोसिक्यूट भी किया जाता है। ठीक है। और ये जो फार्मासिस्ट है वो सारी रिपोर्ट जी बिल्कुल, जी। अच्छा, ऐसा भी होता है जो कंपनीज, जो लोकल कंपनीज हैं, अपनी मेडिसिन को ज़्यादा उसकी सेल के लिए इंसेंटिव्स भी ऑफर करती हैं टू द सेलर। इनफैक्ट फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर्स से ही ये सिलसिला कार चलता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उस मेडिसिन को, वो आगे पहुंचती है और फिर उस इंसेंटिव की मद में जो सेलर है
या जो सेल्समैन खड़ा है वो उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन भी देता है कि जी ये वाली अवेलेबल नहीं, आप ये वाली ले लें, ये सस्ती है, ये ज़्यादा, इसका सॉल्ट सेम है, इसका फॉर्मूला सेम है, तो क्या ये भी चेक एंड बैलेंस फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी में आता है कि वो उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है वही दे, ना कि उसके ऑल्टरनेट में जो एज एन इंसेंटिव चीज़ बेची जा रही है उसकी उसमें वो हामिल हो? इंसेंटिव का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, वो ऑब्वियसली वो इलीगल मेल प्रैक्टिसिंग में आता है, ठीक है। लेकिन बीइंग फार्मासिस्ट जो है वो ही हैज़ द राइट कि अगर वो आप देखें, वैसे वर्ल्ड वाइड जेनरिक जो है ना प्रिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, वो उसमें ब्रांड नहीं होता, जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन होती है, वो फार्मासिस्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, उसमें कई चीज़ें आती हैं, आपने कॉस्ट देखनी है, पेशेंट का सोशल स्टेटस देखना है, इफ़ ही कैन अफोर्ड, ठीक है, तो दैट वो उसका आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है फार्मासिस्ट को कि आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो जिस ब्रांड को वो फुलफिल कर रहा है तो मीट कर सकता है इजीली, वो ही कैन प्रिस्क्राइब। ओके, बट लेकिन ये जी बिल्कुल कंडीशन देखने के बाद है, ना कि फेवरेबल हो। मतलब ये कि वैसे तो बाय लॉ जो डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है ब्रांड, क्योंकि लोग भी यही कहते हैं कि जी हमें जो डॉक्टर ने लिख के दिया हमने वही यूज किया। जी चल ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। ख़वातीन और हज़रात, इंसानी सेहत और इंसानी ज़िंदगी पर खिलवाड़ का जो काम है वो हो रहा है, और ये जो इंसानी सेहत और इंसानी जान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, ये मुझे आम इंसान नहीं लगते। क्यों? शायद इनके सीने में दिल नहीं है, इनके सीने में पत्थर है, जो इनको किसी भी किस्म का जज्बा या इनको किसी किस्म का एहसास नहीं दिलाता कि ये कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं और कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, शायद इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इन पर जो पकड़ है वो नरम है। जब तक इन पर पकड़ को सख्त नहीं किया जाएगा, जब तक इदारा मजबूती से इन पर कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक हमारी इंतज़ामिया इन पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, इनको पकड़ कर जेल में नहीं डालेगी, इन पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, इनको जुर्माने नहीं करेगी, इनको सजाएं नहीं देगी, तब तक ये बाज़ार गर्म रहेगा और इंसानी सेहत और इंसानी जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि हमारे आज के प्रोग्राम की वसातत से हमें आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी। जाली अद्वियात और जाली जो डॉक्टर हैं इन पर कार्रवाइयाँ होंगी, और जो जाली कंपनियाँ हैं, जो अनरजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं, जहाँ पर गैर मियारी अद्वियात तैयार हो रही हैं, वो गैर मियारी अद्वियात सस्ते दामों जो फार्मेसीज़ हैं और मेडिकल स्टोर्स हैं, जो लोकल मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ पर फ़रोख्त किए जा रही हैं, उन पर भी हमें आने वाले दिनों में कार्रवाइयाँ नज़र आएंगी। उन मेडिकल स्टोर्स को बंद किया जाएगा, उन कंपनीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, उन्हें पकड़ के जेल में डाला जाएगा, उनके मालिकान को, और एक मिसाल कायम की जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम के एक बेस बनेगी और ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा, और मैं महकमा सेहत के इदारे से, इनके सरबराहान से ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त में हमें एटलीस्ट बड़ी बड़ी जो बिग फिशेस हैं, जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, उनके मालिकान हमें सलाखों के अंदर दिखाई देंगे, और हम इंशाल्लाह इस पर पूरा काम करेंगे, और हम भी इसका एक पार्ट रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम वो उन तमाम लोगों को बेनकाब करें, उन कंपनीज़ को बेनकाब करें जो बैक एंड पर बैठे ये इंसानी सेहत और इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। और रही बात जहाँ पर फार्मासिस्ट के होने की, तो मेहरबानी करें अब ज़रा ख्याल रखें, जितनी भी रजिस्टर्ड फार्मेसीज़ हैं जहाँ पर रिटेल फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है, उस चीज़ को पॉसिबल करें, ताकि आपका फार्मासिस्ट वहाँ पर बैठकर अपनी प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ काम करे, और कोई भी ऐसा शख्स जो आपके काउंटर पर खड़ा किसी भी अद्वियात खरीदने वाले को, जो उसके डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब की है, उसके ऑल्टरनेट में कोई लोकल अगर दवाई उसको दे रहा है, तो उस पर आप भी एक्शन लें और उस चीज़ को तरक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की वसातत से काफ़ी पॉजिटिविटी फैलेगी और एक मुस्बत इमेज बनेगा, और एक अच्छा लाया अमल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह।